स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये टॉपिक एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के 4th पेपर यूनिट 4 का है। हम पढ़ेंगे कि प्लांट में किस तरीके का हार्मोन्स पाया जाता है और वो प्लांट को किस तरीके से ग्रोथ कराता है, और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ कराते हैं और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्लांट को के ग्रोथ में उसको रोकते भी हैं। तो हम पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट हार्मोन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट हार्मोन के बारे में। पादप शरीर में होने वाली अधिकांश फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड ग्रोथ कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों की क्रियाओं एवं अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप होती है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। इन्हें वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन का शाब्दिक अर्थ होता है मैं क्रियाशील जगाता हूँ। हार्मोन को एक ग्रीक शब्द हार्मेओ से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्दीपित करना, एक्टिव करना। किसी भी क्रिया को, किसी भी कार्य को एक्टिव करना ही हार्मोन का काम कहलाता है। थीमैन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स का नाम दिया। प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एक डेफिनेशन देख लेते हैं। फिलिप स्नेप नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पादप हार्मोन में को इस तरीके से परिभाषित किया। पादप हार्मोन एक ऐसे जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि पौधों की विशिष्ट कोशिकाओं में निर्मित होते हैं तथा दूसरे कोशिकाओं में स्थानांतरित होकर अल्प सांद्रता में वृद्धि से संबंधित क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को में रुकावट भी लाते हैं। तो हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको कुछ वर्गीकृत किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन्स। ऑक्सिन है, इसके एग्जाम्पल है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये सब ऑक्सिन के एग्जाम्पल है। दूसरा प्रकार का हार्मोन्स होता है जिब्रेलिन। इसका एग्जाम्पल हम जिब्रेलिक एसिड ले सकते हैं। तीसरा है साइटोकाइनिन। इसका एग्जाम्पल होगा काइनेटिन, जियाटिन। तीसरा होगा इथिलीन। इसका एग्जाम्पल होगा एथिलीन, जो कि एक गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट है डार्मिन्स। डॉर्मिन्स का एग्जाम्पल होगा एब्सिक एसिड, फैसिक एसिड। उसके बाद हम देखते हैं फ्लावरिंग हार्मोन। उसका एग्जाम्पल होगा फ्लोरोजेन, एंथेसिन, वर्नेलिन। उसके पश्चात हम देखते हैं सातवां अदर नेचुरल सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल होगा विटामिन्स, फाइटोक्रोम्स। उसके बाद फिर आठवां फिनॉलिक पदार्थ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉमेरिन। और 9th जो होता है सिंथेटिक ग्रोथ रिटार्डेंट। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेलफॉर्मिन्स, मॉर्फेकिंटन्स, मैलिक हाइड्रोजेनाइड। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद अदर सिंथेटिक सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे संश्लेषित ऑक्सिन, सिंथेटिक ऑक्सिन, सिंथेटिक साइटोकाइनिन। ये विभिन्न प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्लांट
में पाए जाने वाले हार्मोन्स है जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। उसके पश्चात हम इसमें से एक एक हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में अध्ययन करते हैं। ऑक्सिन के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें निम्न पॉइंट के माध्यम से ऑक्सिन को अध्ययन करना पड़ेगा। ये सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सिन होता क्या है। ऑक्सिन पादप हार्मोन्स का एक ऐसा समूह है जो कि विभिन्न प्रकार की वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ऑक्सिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कि जड़ एवं तनों के शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं तथा नीचे की ओर प्रवाहित होकर पादप वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। एक हार्डी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया और उनके अनुसार से ऑक्सिन ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो कि पौधों के अंदर स्रावित होते हैं और अत्यंत कम मात्रा में पौधे की शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ऑक्सिन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम कोगल एवं हैगेन स्मिथ नामक साइंटिस्ट ने किया था और ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। कोगल और हैगेन स्मिथ के अनुसार ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो कि मुख्यतः कोशिकाओं के विवर्धन और दीर्घीकरण अथवा सूट की वृद्धि से संबंधित होता है। ऑक्सिन को निम्न प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, या फिर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो ऑक्सिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि अल्प सांद्रता में उपयोग करने पर पौधों के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वृद्धि करते हैं, वह ऑक्सिन कहलाता है। बात करते हैं हम ऑक्सिन की हिस्ट्री की, और हिस्ट्री की बात हम उसके डिस्कवरी के बेसिस से करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑक्सिन को लिया और उनका एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात उन्होंने बताया कि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वृद्धि कराने के लिए मदद करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। इन्होंने 1980 में अपनी पुस्तक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट में बताया कि पौधों के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि वृद्धि क्रिया में मदद करते हैं। और डार्विन ने देखा कि जब कैनरी घास के सील्डिंग में प्रांकुलचोल को एक पार्श्व दिशा में प्रकाश दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे एक कैनरी घास है और इसको पार्श्व दिशा से जब लाइट दिया जाता है तब प्रांकुलचोल का अग्रभाग प्रकाश स्रोत की दिशा की ओर मुड़ जाता है। जिस तरफ प्रकाश रहता है उस दिशा की ओर मुड़ जाता है। और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि प्रांकुलचोल के अग्रभाग में कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि प्रांकुलचोल के निचले भाग में स्थानांतरित होकर बेंडिंग करते हैं। उन्होंने देखा कि जब प्रांकुलचोल के अग्रभाग को काट कर अलग कर दिया जाता है, जब प्रांकुलचोल के अग्रभाग को काट कर अलग कर दिया जाता है या उसे ढक दिया जाता है, तब यह प्रकाश स्रोत की ओर नहीं मुड़ता। जैसे कि ये डायग्राम में दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखते हैं हम। इसमें ये कैनरी ग्रास का एक प्लांट है, छोटा सा कैनरी घास का, और इसे पार्श्वी दिशा पर जब लाइट दिया जाता है, सूर्य की रोशनी जब दिया जाता है, तो ये प्रकाश की स्रोत की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि ये मुड़ गया है प्रकाश की स्रोत की तरफ। लेकिन वेंट नामक साइंटिस्ट ने कहा, चार्ल्स डार्विन नामक साइंटिस्ट ने बताया कि इसके शीर्ष भाग में, ये जो शीर्ष भाग है, इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और वह रासायनिक पदार्थ पौधे के नीचे की तरफ
विसरित होता है और विसरित होने के बाद वह घास को बेंडिंग होने की मदद करता है। और जब उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वाले जो हिस्सा होता है, टिप वाला जो हिस्सा होता है, ये जो टिप वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को काट कर अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये काट कर अलग कर दिया है, या फिर उसे कैप से ढक देते हैं जहाँ पे लाइट ना पहुँच पाए। और इस स्थिति में जो कैनरी ग्रास जो रहता है वो बेंडिंग शो नहीं करता। अतः इससे प्रूफ हो जाता है कि उसके जो अग्रभाग जो होता है वहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस जो होता है वह ऑक्सीजन होता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, बॉयसेन एंड जेनसन। इन्होंने 1910 से 1913 के बीच में इन्होंने जई में देखा था, जई का एक प्लांट था, उसमें देखा था कि इसके प्रांकुल चोल के अग्रभाग को काट देने से, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया है एक प्रांकुल चोल जो दिया हुआ है, इसका जो अग्रभाग जो होता है उसे काट देने पर उसकी प्रकाश अनुवर्तन अनुक्रिया समाप्त हो जाती है। लेकिन कटे हुए अग्रभाग को पुनः प्रांकुल चोल के कटे हुए भाग के ऊपर रखने पर वह प्रकाश अनुवर्तन अनुक्रिया प्रदर्शित करने लगता है। इन्होंने देखा कि प्रांकुल चोल में के कटे हुए भाग के मध्य एक जिलेटिन का टुकड़ा रखने पर प्रांकुल चोल प्रकाश अनुवर्तन प्रदर्शित करता है, जिसके कारण प्रांकुल चोल प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ जाता है। बायसेन एंड जेनसन ने देखा कि यदि प्रकाश की ओर एक भाग माइका की पतली पट्टी लगा दी जाती है तब प्रकाश अनुवर्तन होता है, लेकिन यदि माइका की पट्टी को प्रकाश के विपरीत वाले भाग में लगा दिया जाता है तो प्रकाश अनुवर्तन नहीं होता। यहाँ पे दिया गया है बायसेन एंड जेनसन का। यहाँ पे डायग्राम में जो जई का प्लांट होता है उसके ऊपरी वाले हिस्से को काट के अलग कर दिया जाता है और प्रकाश दिया जाता है। काट कर उसे फिर से जब ऐड किया जाता है तब वो लाइट की तरफ बेंडिंग प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार ऊपर वाले हिस्से को फिर से काट दिया जाता है और काटने के बाद वहाँ पे जिलेटिन का टुकड़ा डालकर उसे फिर से रखा जाता है और प्रकाश देने से वो फिर से मुड़ जाता है। उसी प्रकार माइका की प्लेट लगाया जाता है। माइका का प्लेट लगाने के बाद वह फिर से बेंडिंग शो करता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बायसेन एंड जेनसन ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उन्होंने यह प्रूव किया कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं तीसरा एक्सपेरिमेंट। तीसरा एक्सपेरिमेंट पॉल नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने 1914 और 1919 दोनों के बीच में इस एक्सपेरिमेंट को दिया था और उन्होंने यह बताया था और अपने प्रयोग में बताया था कि प्रांकुल चोल के कटे हुए शीर्ष को जई के प्रांकुल चोल के स्टंप के ऊपर तिरछा खिसकाकर रखने के पश्चात उसे अंधकार पे छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉल नामक साइंटिस्ट ने बताया था अपने एक्सपेरिमेंट पे, उन्होंने कहा था कि जई के जो प्लांट होते हैं उसके टिप वाले भाग, यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, उसे टिप वाले भाग के काट कर अलग कर दिया जाता है और काट के अलग करने के बाद उसे उसी स्टंप से थोड़े से खिसका के रख दिया जाता है और थोड़े से खिसका के रखने के बाद उसे अंधकार में रख दिया जाता है। उसे अंधकार पर रख दिया जाता है। इस आधार पर उन्होंने बताया कि अग्रभाग पर कुछ रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होते हैं और अगर वो स्त्रावित होगा तो वो फिर से बेंड प्रदर्शित करेगा और उसे अंधकार में रखने के बाद वह लाइट की ओर बेंड शो करता है, बेंडिंग शो करता है तथा इससे यह प्रूफ हो जाता है कि उस
प्लांट के अग्रभाग में ऑक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता है। उसके पश्चात वेंट नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1928 में ऑक्सिन की खोज के लिए अपने प्रयोग में जई के प्रांकुल चोल पर किया था। इन्होंने बहुत ही प्रांकुल चोलों के शीर्ष भागों को अलग कर काट के छोटे छोटे प्लेट के ऊपर रखे हुए एगर ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ था। कुछ समय के पश्चात इन्होंने एगर ब्लॉक के छोटे छोटे घनाकर टुकड़े तैयार करके उसे प्रांकुल चोल के कटे हुए आधारीय भाग के ऊपर एक और अर्थात उत्केंद्रीय रूप से रखकर सील्डिंग के 2 घंटे तक अंधकार में रख दिया। अंधकार में रखने के पश्चात निरीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि प्रांकुल चोल एगार ब्लॉक के विपरीत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं और उपयुक्त प्रयोग के आधार पर वेंट ने निष्कर्ष निकाला कि प्लांट के अग्रभाग पर जो केमिकल पाया जाता है वही ऑक्सिन कहलाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं ऑक्सिन के केमिकल नेचर के बारे में। तो एक डच नामक एक वैज्ञानिक थे, डच के एक वैज्ञानिक थे, एक कोगल और हेगन स्मिथ। इन्होंने सर्वप्रथम 150 लीटर मानव मूत्र से 40 mg क्रिस्टलीय पदार्थ प्राप्त किया। इस क्रिस्टलीय पदार्थ को प्रांकुल चोल के अग्रभाग पर रखने पर उसमें वृद्धि होती है। इन्होंने इस पदार्थ को ऑक्सिन ट्राइओनिक अम्ल नाम दिया। इन्होंने ठीक उसी प्रकार का पदार्थ कार्मजर्म आयल से प्राप्त किया, जिन्हें उन्होंने ऑक्जेनोलिक अम्ल का नाम दिया। बाद में उन्होंने मानव मूत्र से तीसरा ऑक्सिन पृथक किया, जिसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम दिया, जो कि उच्च वर्गीय पौधों में पाए जाने वाला प्रमुख ऑक्सिन है। बात करते हैं ऑक्सिन के टाइप्स की। तो ऑक्सिन 2 प्रकार की होती है। एक होता है केमिकल ऑक्सिन, दूसरा होता है सिंथेटिक ऑक्सिन। केमिकल ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन, सबसे प्रचलित प्राकृतिक ऑक्सिन इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड तथा फिनालिक एसिटिक एसिड भी प्राकृतिक ऑक्सिन माने जाते हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन, ऑक्सिन ए, ऑक्सिन बी एवं इंडोल एसिटिक एसिड आदि प्राकृतिक ऑक्सिन है। इन्हें कुछ संश्लेषित यौगिक भी पाए जाते हैं जो ऑक्सिन की भांति कार्य करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संश्लेषित ऑक्सिन निम्नलिखित है, जो यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा धुंधला है, मैं बोल ही देता हूँ। पहला ऑक्सिन था बेंजीन के व्युत्पन्न, जिसका एग्जाम्पल है फेनिल एसिटिक एसिड, दूसरा है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड और तीसरा है 2.4-D। उसी प्रकार बी इंडोल के व्युत्पन्न, इंडोल डेरिवेटिव्स, इसका एग्जाम्पल है इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड, सेकेंड है इंडोल 3 पायरुविक एसिड और तीसरा है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। उसी प्रकार तीसरा नैफ्थेलिन व्युत्पन्न, इसके एग्जाम्पल है नैफ्थेलिन एसिटिक एसिड और नेप्थॉक्सी एसिटिक एसिड। और इस प्रकार के ऑक्सिन्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल ऑक्सिन और सिंथेटिक ऑक्सिन। उसके पश्चात हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑक्सिन व्यापक रूप से पौधे में पाया जाता है और इसकी सर्वाधिक सांद्रता पौधे के वृद्धि अग्र को, ग्रोविंग एपिकल्स
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हम, उसके सूट के ऊपर वाली कलिकाओं पे या फिर पत्तियों पे या फिर जड़ के अग्रभागों में ऑक्सीजन पाई जाती है। वैसे तो ऑक्सीजन पौधों के संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, परंतु इसकी सर्वाधिक मात्रा उसके वृद्धि अग्रकों पे पाई जाती है। एपेक्स वाले जो रीगन होता है वहाँ पे पाई जाती है, और यह ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ पार्श्वीय दिशा में आवागमन करता है, और सामान्यतः यह प्लांट के जो सूट एपेक्स होता है वहाँ पे पाया जाता है, और नीचे रूट एपेक्स में यह ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके पश्चात हम देखते हैं इफेक्ट और रोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और रोल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रमुख प्रभाव तथा इनकी कृषि के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट फॉर्मेशन। बहुत से पौधे में रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें हम, तो गुलाब का जो पौधा होता है, जब उसका कलम करते हैं तो उसे ज़मीन में गाड़ कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है। यदि गुलाब की कलम के नीचे सिरे को ऑक्सीजन से डुबा दिया जाता है और गमले में लगाया जाता है, तो उस कटे हुए हिस्सों में बहुत जल्द ही जड़ें निकलना शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन के दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेल इलॉन्गेशन। ऑक्सीजन जो जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं, कोशिका वर्धन प्रभाव उनकी सांद्रता पर निर्भर करता है। अगर इनके सिरों पर ऑक्सीजन छिड़क दिया जाए तो कोशिका विभाजन तीव्र गति से होने लगेगा और रूट और शूट का लंबाई बढ़ने लगेगा। उसके पश्चात हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन, विगलन को रोकना। अधिकांश पेड़ पौधे के फल पूर्ण रूपेण पकने से पहले ही पेड़ से गिर जाते हैं, जो कि खाने योग्य नहीं होते हैं। अगर बात करें हम उसके एग्जाम्पल की, सेब हो गया, नाशपाती, ये सब में विगलन बहुत जल्दी से होता है तथा यह पकने से पहले ही पेड़ से गिर जाते हैं। ऐसे स्थितियों में इनमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है, तब वह विगलन का परत निर्माण नहीं होने देता और वह फ्रूट खाने योग्य होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं वीड कंट्रोल्स। जैसा कि सबको पता है, खरपतवार या जंगली पौधे खेतों के फसलों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये पौधे जल, खनिज पदार्थ, प्रकाश इत्यादि के लिए फसल से कंपटीशन करते हैं और इसके कारण फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती। हार्मोन द्वारा इन अनावश्यक पौधों को खेत में ही नष्ट कर दिया जाता है। जब ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है तो कुछ जो वीड्स होते हैं वो तीव्र गति से उनका डेथ होना शुरू हो जाता है, जिसके माध्यम से खेती अच्छे से हो पाता है। उसके बाद साथ हम देखते हैं कंट्रोल ऑफ डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं? कुछ कृत्रिम ऑक्सीजन फलों की डॉर्मेंसी के समय को बढ़ा देती है, जिसके कारण इन फलों को काफ़ी समय तक संग्रह करके रखा जा सकता है। जैसे आलू हो गया, आलू के गोदामों में अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड के विलयन को छिड़कने से इनकी कलिकाएं प्रसुप्तावस्था में रहती हैं और उसे बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा जा सकता है। उसके पश्चात हम देखते हैं कैलस फॉर्मेशन।
पौधे के क्षतिग्रस्त ऊतक में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता होने पर अधिकतम कैलस का निर्माण होता है, जिससे हम बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके पश्चात हम लास्ट में देखते हैं एज केमिकल वेपन इन वार। युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक सांद्रता पौधों के लिए घातक होती है, अतः इनका उपयोग दुश्मन की फसलों को नष्ट करने के लिए होने लगा है। इनका उपयोग इस तरीके से किया जाता है, दुश्मन के फसलों पे इसका छिड़काव अगर कर दिया जाए तो उसका फसल में क्षति होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसे युद्ध के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जिसके कारण यहाँ सैकड़ों वर्ग फीट किमी में जंगल नष्ट हो जाता है। इस तरीके से हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके पश्चात हम यहाँ देखते हैं अभी और बहुत सारे हार्मोन्स बचे हुए हैं। तो आज हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में, उसके पश्चात साइटोकाइनिन, और इसी तरीके से हम आगे सभी हार्मोन्स का स्टडी करेंगे।